रथ रोको, रथ रोको। क्या हुआ चंद्र? ये क्या है? नंदनी, ये वृक्ष देख रही हो? इस वृक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मेरे जीवन में। मैं और मेरे दोस्त बचपन में यहीं आया करते थे और एक दूसरे को चुनौतियां दिया करते थे कि कौन इसकी सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर आम तोड़ेगा। और यहाँ तक कि एक बार जो मगध के सेनापति थे ना, भद्रसाल, चुनौती दी, उन्हें हराकर उनकी तलवार जीत ली। और इधर देखो, इधर चलिए चलिए चलिए, वो टीला देख रही हो? ये भी मेरे हृदय के बहुत प्रिय है। मेरे मित्र वहीं जाया करते थे और एक बार तो मैं उससे गिर भी गया था। ये सारी बातें मैंने दुर्धरा को बताई हुई है क्योंकि वो मेरी बचपन के मित्र है ना। उसे मेरे विषय में सब कुछ पता है। मैं कौन सी बात से दुखी होता हूँ, कौन सी बात मुझे प्रसन्न करती है, बहुत अपनी सी लगती है वो मुझे। और आज ये सारी बातें तुम मेरे साथ बांट रहे हो? क्यों चंद्र, इतनी व्यक्तिगत बातें मेरे साथ क्यों बांट रहे हो तुम? कैसे बताऊं मैं तुम्हें नंदिनी कि जीवन के विशेष पल तुमसे बांटने का मन क्यों करता है। महाराज, भगत नरेश महाराज चंद्र की जय। गिरधर गोपाल, तुम दोनों कैसे हो? अरे पहचान लिया मैं, विश्वास नहीं हो रहा मित्र, पहचान लिया। कैसे ना पहचानता? तुम दोनों मेरे बचपन के मित्र हो, किंतु तुम दोनों यहाँ कैसे? हम काम की खोज में मगध जा रहे थे। तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे साथ मगध चलो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मगध में मैं तुम्हें ऊंचे पद वाले ओहदे दूंगा। सच में मित्र? कितना अलग पक्ष है चंद्र का, सरल और स्वाभाविक। काश कि वो सदैव ऐसा ही रहे। कितने विचित्र प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किंतु इसे पहनते कैसे हैं? इसमें से बाहर कैसे निकलना है? दासी, तुम हमारे लिए फल लेकर आओ। तुम जरा हमें पंखा करो और तुम जाकर हमारे लिए खलेजा लेकर आओ। महारानी की जय हो। महारानी नहीं, पटरानी हूँ मैं। जी 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 पटरानी जी, कहिए मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ? आप कहे तो मैं आपके पैर दबा दूं। अब तक हमने तुम्हें जितने काम कहे हैं लेना, तुमने एक काम ढंग से नहीं किया। क्षमा कीजिए महारानी जी। महारानी नहीं, पटरानी हूँ मैं हेलेना। सिर्फ क्षमा मांगनी होती है तुम्हें, काम तो तुमसे होता नहीं। और एक बात कान खोल कर सुन लो हेलेना, अगर इस बार तुमसे गलती हुई तो मैं तुम्हारा कलेजा खा जाऊंगी। चलो हेलेना, पहले हमें ये हार पहनाओ और फिर हमारे पांव दबाओ, अन्यथा हम तुम्हारा गला दबा देंगे। क्या क्या कहा दुर्धरा? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो माँ ने आपके लिए हार भिजवाया, मैं बस वही देने आई थी। रुको, तुम ये मेरे लिबास के साथ क्या कर रही? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं देख रही थी यमन के वस्त्र कितने अमूल्य होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितनी हवा आती है, कितनी अच्छी हवा आती होगी। आप लीजिए, आप अपने वस्त्र रखिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। बताओ मुझे, नंद की योजना क्या है? जब महाराज नंद मगध के इतने निकट थे तब भी तुम्हारी सेनाओं का कुछ नहीं कर पाई। और अब स्वप्न में भी मत सोचना चंद्रगुप्त कि तुम उन तक पहुंच पाओगे। बस करो चंद्र, वो मूर्छित हो गया। तुम यदि उसे इसी प्रकार मारते रहोगे तो मर जाएगा चंद्र। जो जानकारी हम उससे जानना चाहते हैं वो कदाचित कभी नहीं जान पाएंगे।
अपने इस व्यवहार के लिए मैं क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु इस बार नंद को मरना ही होगा। इस बार उसने बहुत बड़ा साहस दिखाया कि मेरी अनुपस्थिति में उसने मगध पर आक्रमण करना चाहा, मेरे परिवार पर आक्रमण करना चाहा, तो इस बार तो उसे मरना ही होगा आचार्य। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था चंद्र, पुनः एक बार स्मरण करवाता हूँ। ऐसी परिस्थितियों में बल से नहीं अपितु बुद्धि से काम लेना होता है। आपका तात्पर्य क्या है? यही कि नंद तक पहुंचने का एक मार्ग अब भी शेष है। कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा महाराज। हमने बहुत प्रयास किए कि चाणक्य की किसी दुर्बलता का पता चल सके, परंतु हमारे सारे प्रयास निष्फल गए। बस इतना ही ज्ञात हुआ है कि मगध के करीब उसका परिवार रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्री है। इतनी महत्वपूर्ण सूचना इतने विलंब से क्यों अमात्य? नंद की पुत्री चंद्र, नंदिनी। हर पिता की दुर्बलता उसकी पुत्री ही होती है। मुझे विश्वास है कि उस चाणक्य की दुर्बलता भी उसकी पुत्री ही होगी। नंद की पुत्री अपने पिता से आज भी उतना ही प्रेम करती है, और मेरा अनुमान है कि अपने पिता के विषय में जानने हेतु वो भद्रसाल के पास अवश्य आएगी। किंतु वो यहाँ कैसे आ सकती है आचार्य? तुम भूल रहे हो चंद्र, नंदिनी अब मगध की मुख्य महारानी है। उसे कौन रोक सकता है यहाँ आने से? यदि ऐसी बात है आचार्य, तो हम नंदिनी से उसके मुख्य महारानी का पद वापस ले लेते हैं। नहीं, उल्टा उसे आने दो भद्रसाल के पास, क्योंकि जब भद्रसाल नंद के विषय में उसे बताएगा तो लाभ हमारा ही होगा। किसी भी प्रकार मुझे उस चाणक्य की पुत्री का अपहरण करना है। परंतु ये पूर्णतः अनैतिक होगा महाराज। नहीं अमात्य, यदि तुम इसमें मेरी सहायता नहीं करोगे तो ये कार्य मैं स्वयं करूंगा, और मैं करके ही रहूंगा। रूपा, तुमसे जो कहा गया था वो कार्य क्यों नहीं किया तुमने? जानती हो अपुमा और हेलना कितना रुष्ट हो रही हैं? हम कौनों के गुलाम नहीं है। हम कोशिश किए, नहीं किए तो क्या हुआ? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। रूपा पे कोई हाथ उठाए ऐसा कोई जन्मा नहीं। पहली बार है इसलिए भूल गए। दोबारा ऐसा की ना तो तुम हमको भूल नहीं पाओगी। लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम किस काम के लिए वहां गई थी। तुम्हें नंदिनी और चंद्र को एक दूसरे से अलग करना था, और अब तुम्हारी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक बोली, एकदम सही बोली तुम। चंद्र और नंदिनी को हम साथ क्यों ना करें? चंद्र अगर नाराज हो गए नंदिनी से तो हम क्या करें? हमार तो पत्ता गुल। फिर हम महल में क्या करेंगे? रोटी सेके, चूल्हा जलाई, क्या करें हम? रूपा इस कार्य के लिए यहाँ नहीं आई थी। नंदिनी हमारे मार्ग से हटेगी, पर हमारे तरीके से हटेगी। तुम नहीं बताओगी। बस करो तुम दोनों। जब देखो तब तुम दोनों आपस में लड़ने के लिए तत्पर रहती हो। ये मत भूलो कि हम सब एक है और हमारा लक्ष्य भी एक है। अभी ये सोचो कि इस कार्य को कैसे पूरा करना है। बचाओ 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 बचाओ। क्यों वो मगध के मुख्य महारानी को किससे भय लग रहा है? चंद्र बचाओ। इससे बचाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इससे बचाओ। नहीं, दूर रहो मुझसे। मेरे निकट बताओ। नंदिनी, मैंने कहा मेरे निकट बताओ। हटना दूर मुझसे। दूर हटना मुझसे। चंद्र रक्षा करो। बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं मगध नरेशु किसी चीज से भय नहीं लगता। छिपकली से डर के तुम। डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, किंतु बस मुझे छिपकली से डर लगता है। तुम बहुत अच्छी हो ना, एक काम करो ना, जाके से भगाओ।
नहीं नहीं ये तुम हिलो मत। अन्य सब तुम्हारे पर आशा है, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पीछे हिलो मत ऐसे ऐसे। नहीं हिलो मत। वो पहले के कारण तुम्हारे चेहरे पर जो भाव था वो बड़ा ही मनोरंजक था, तो मैंने सोचा क्यों ना नंदिनी, दादी, काश मोरा ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा होता। हमारी योजना कार्य कर रही है। मैंने कुछ नहीं देखा। दादी, नहीं दादी। प्रणाम दादी। वो जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरे 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 बाल वो लज के वो आभूषण वो छिपकली थी और वो मैं गिर गई और बाल। चंद्र, तुम ऐसे आभूषण क्यों पहनते हो जिससे नंदिनी को कष्ट हो? अगली बार इस बात का ध्यान देना, आभूषण ही नहीं पहनना। मैं ये कहने आई थी कि आचार्य चाणक्य ने सबको बुलाया है सभा में। हाँ जी आ जाएंगे। ये दूसरा सिंहासन किस लिए? ये तो मैं भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि आचार्य ने हम सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए कहा है। मुख्य महारानी नंदिनी दरबार में पधार रही हैं। जो जय जयकार मेरी होनी चाहिए थी वो इस नंदिनी की हो रही है। पहले नंदिनी ने मलय को मुझसे छीना, फिर मुख्य महारानी का औधा, मगर अब मैं चंद्र को नंदिनी का कभी नहीं होने दूंगी। हेलेना, अपना गुस्से पर काबू रखो। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। हरगिज़ नहीं हेलेना, अगर तुम इस तरह गई और चंद्र को पता चला तो उसे बुरा लगेगा, और हमें उम्मीद है कि तुम चंद्र को नाराज नहीं करना चाहोगी। मुख्य महारानी नंदिनी की जय। मुख्य महारानी नंदिनी की जय। मुख्य महारानी नंदिनी की जय। रुकिए मुख्य महारानी जी, आज से आपका स्थान वहां नहीं, आज से आप महाराज के निकट इस सिंहासन पर विराजेंगे। परंतु मैं नंदिनी, तुम इस सिंहासन के योग्य हो। मगध की प्रजा ने अपने मन से तुम्हें मुख्य महारानी चुना है। जाओ, अपने स्थान पर प्रस्थान करो। मुख्य महारानी नंदिनी की जय। 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 एक समय था जब मैं सिंहासन पर पिता महाराज की गोद में बैठा करती थी और मगध को छोड़ने पर के विचार से ही उदास हो जाया करती थी। कितनी विचित्र बात है, आज मैं स्वयं तो मगध में ही हूँ, परंतु पिता महाराज यहाँ नहीं है। मुख्य महारानी जी को इस पद का कार्यभार स्वीकारने के लिए बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं इस पद के अधिकार एवं सीमाएं स्पष्ट करना चाहूंगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व महाराज को मुख्य महारानी की अनुमति आवश्यक होगी। यदि महाराज कोई अन्य विवाह करना चाहेंगे तो उसके लिए भी मुख्य महारानी की अनुमति आवश्यक होगी। मुख्य महारानी आज से कभी भी इस महल या इस राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, या अन्य कोई
उन्हें इस महल को छोड़ने के लिए या इस राज्य को छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकेगा। यदि किसी कारणवश मुख्य महारानी को इस महल से या इस राज्य से कहीं जाना भी पड़ा तो उसके लिए महाराज की अनुमति आवश्यक होगी। महाराज की अनुपस्थिति में इस राज्य के महामात्य की अनुमति आवश्यक होगी। और सबसे अंतिम बात, यदि किसी कारणवश मुख्य महारानी को दंडित किया गया तो जो दंड मुख्य महारानी को दिया जाएगा वही दंड महाराज को भी भुगतना होगा। मुख्य महारानी जी, आज से इस पद की इस राज मुद्रा पर आपका अधिकार है। अब तो नंदिनी इस महल को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती, न चंद्र की इच्छा से, न स्वयं की इच्छा से, और ना ही आपके जाने के पश्चात। यदि नंदिनी को कोई दंड मिला ना तो वही दंड चंद्र को भी भुगतना पड़ेगा। अर्थात कुछ भी हो जाए वो दोनों साथ ही रहेंगे, उन्हें रहना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने यूं ही मुख्य रानी की बात छेड़ी थी? मुझे बहुत सालों का अनुभव है, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अपनी योजना कार्य कर रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अब तो चंद्र को कोई और विवाह करने के लिए नंदिनी की अनुमति लेनी होगी। बिल्कुल। माँ, नंदिनी बहुत भोली भाली है, वो हाँ कह देगी। नहीं, नंदिनी ऐसा कभी नहीं करेगी। पता है क्यों? जो औरत अपने पति को इतना प्यार करती हो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका प्यार किसी और औरत के साथ बांटा जाए। और मैंने ना नंदिनी की आंखों में ढेर सारा प्यार देखा है चंद्र के लिए, और इसीलिए मुझे नंदिनी पे पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसा नहीं होने देगी, वो चंद्र को कभी अनुमति नहीं देने वाली है। देखो नंदिनी, मैं कोई भी विवाह करने से पूर्व तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि मैं मगध का राजा हूँ और मैं चाहूँ तो ये नियम मैंने थोड़ी ना बनाया है। अब मगध की मुख्य महारानी हूँ मैं, अनुमति तो लेनी होगी। और वैसे भी मुझे मुख्य महारानी का पद थोड़ी ना चाहिए था, ये निर्णय तुम्हारा था। अवश्य निर्णय मेरा था। कि तो एक बात समझ लो कि कोई भी कार्य करने से पूर्व मैं तुम्हारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ तो जाओ, यही बात जाके अपने आचार्य जी से कहो, क्योंकि नियम तो उन्होंने ही बनाया ना। अच्छा, तो तुम मुझे आचार्य जी का नाम लेकर भयभीत करना चाह रही हो? कि तो स्मरण रहे, मैं मगध का राजा हूँ, मेरा मन जितना चाहेगा मैं उतना ही विवाह करूंगा। क्यों क्यों करने तुम्हें अनेक विवाह? पहले से तुम्हारे पास 3-3 रानियां हैं ना। तो केवल 3 ही क्यों? 10 विवाह करूंगा, 20 करूंगा, 30 करूंगा। तो तुम्हें क्या? मैं मुख्य महारानी हूँ, अनुमति तो तुम्हें लेनी होगी। या फिर एक मार्ग है, तुम मुझे मुख्य महारानी के इस पद से रिहाई दे दो। ये लो, अब जो जी मैं वो करो, परंतु तुम्हें आचार्य जी इसकी अनुमति नहीं देंगे। अरे अरे, तुम तो फिर तो व्यथित हो रही हो। चिंतित ना हो नंदिनी, क्योंकि एक बात तो मुझे स्पष्ट हो गई है कि राजा बनने से पूर्व मैं सोचता था कि जब मैं राजा बनूंगा तब अनेक विवाह करूंगा, अनेक रानियां बनाऊंगा। और तुमसे विवाह करने के पश्चात मैंने इतना तो अनुभव कर लिया है नंदिनी कि विवाह वो फल है जो चखने से पूर्व बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, बड़ा ही मीठा लगता है, और चखने के बाद देखो इस प्रकार हानि पहुंचाता है कि उसका उपचार स्वयं भगवान के पास नहीं है। ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है? तुम्हें स्वादहीन भोजन खिलाया मैंने तुम्हें परेशान किया है? कौन सी पीड़ा दी मैंने तुम्हें? ये सब तो नहीं किया तुमने, किंतु पूछना चाहूंगा कि ये सब क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि बताओ नंदिनी, इतने अवसर थे तुम्हारे पास, तो ये सब क्यों नहीं किया तुमने? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।